Hi everyone, my name is Raman. Hope you all are doing well. सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है सेबी के एग्ज़ाम के लिए। अब आज हम कॉस्टिंग पढ़ेंगे। कॉस्टिंग के अंदर हमने ओवरव्यू पढ़ लिया है कॉस्टिंग का, मैनेजमेंट का। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया है। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग कर लिया। आज बेसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस, बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस में मार्जिनल कॉस्टिंग हम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इसके लेक्चर को, इस लेक्चर के जो टारगेट ऑडियंस है दैट इज़ ओनली सीबी कैंडिडेट्स। सीए वाले बच्चे इसमें ना ही देखें तो अच्छी बात है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर कि पहले तो मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या। जो हमने पहले मेथड्स पढ़े वो किस तरीके से आपको कॉस्टिंग निकालनी है। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये बताता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कॉस्टिंग निकाल रहे हैं हम तो क्या क्या उसके अंदर आना चाहिए। फिर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है आपको मैं बताता हूँ कि आप जब एक यूनिट फालतू बनाते हैं, एक यूनिट फालतू बनाने का खर्चा क्या है। 1 यूनिट फालतू बनाना है मेरे को, मैंने 10,000 यूनिट मेरे बन रहे हैं पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज़ है, मैं 10,000 यूनिट ऑफ शूज़ बना रहा हूँ। अब मैं 10,000 एक यूनिट बनाना चाहता हूँ, वो एक यूनिट की कॉस्टिंग क्या आएगी। सर, ये एक यूनिट की कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं हम, क्यों निकालना चाहते हैं हम एक यूनिट की कॉस्ट, और ये फ़र्क क्या है इस एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर। बेटा, मैं 10,000 अगर यूनिट बना रहा हूँ और मेरे पर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स आते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, कुछ कुछ भी यूनिट, तो मैं उसकी कॉस्टिंग निकाल के उसके ऊपर मार्कअप करके बताऊंगा। सर, ये तो हम पहले 10,000 में भी कर रहे हैं, ये 1 यूनिट का क्या चक्कर है। बेटा हाँ ठीक है, तुम्हारी बात सही है। अभी जब मैं 10,000 यूनिट ऑलरेडी बेच रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं 10,000 यूनिट बेच रहा हूँ, उस एक यूनिट के अंदर क्या फ़र्क आएगा आगे, क्या फ़र्क आएगा आगे से एक यूनिट के अंदर, कि जो मैंने इस 10,000 यूनिट को बनाने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट लगा रखी है, एज एन रेंट ऑफ फैक्ट्री। जो फैक्ट्री का रेंट है, कुछ मेरा सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा हुआ है फैक्ट्री के, ठीक है, एक अकाउंटेंट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट मैंने जो लगा रखी है, उस एक यूनिट को बनाने में ये फिक्स्ड कॉस्ट में कोई असर नहीं आएगा। इसीलिए हम इस एक यूनिट की कॉस्ट निकाल के इस फिक्स्ड कॉस्ट को भूल के मार्केट में बेचने जाएंगे। समझ रहे हो बात। जब मैनेजरियल डिसीजन आप लेने जा रहे हो, आप फिक्स्ड कॉस्ट भूल गए टाइम के बाद कि आप फिक्स्ड कॉस्ट छोड़ो, हमारा कितना वेरिएबल कॉस्ट है उसके ऊपर हम कितना कमाएंगे उतना मार्केट में जाके बेचेंगे। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपीज आ रही है, 10,000 एक यूनिट की कॉस्ट, या तो मान के चलो आपने पहले 10,000 यूनिट बनाए शूज के, आपको 500 रुपीज़ की कॉस्टिंग पड़ी इंक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट, इंक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट 500, आपने ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लिया। आगे जाके आपको एक यूनिट का ऑर्डर आता है, आपकी कॉस्टिंग है 400 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, और आगे वाला बंदा अड़ गया कि मैं 450 में खरीदूंगा, इससे ऊपर नहीं खरीदूंगा। एज अ मैनेजर आप उसको वो 450 का बेच दोगे, आपने फिक्स्ड कॉस्ट को ध्यान नहीं दिया, बट फिर भी आप उसको बेचने को तैयार है क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। और उस फिक्स्ड कॉस्ट के होने ना होने से इसकी सेलिंग पे जो एक यूनिट हम एक्स्ट्रा ऑर्डर के लिए बना रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। इसका हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपको काफ़ी काफ़ी क्लैरिटी होगी इसके। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी एक न्यूमेरिकल करने के बाद। तो इस सेशन के अंदर मैंने एक न्यूमेरिकल डाला है जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। उससे आपके सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, इसके बाद हम 8 या 9 इसके एमसीक्यू भी करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन। मार्जिनल कॉस्ट एज अंडरस्टूड इन इकोनॉमिक्स is the incremental cost of production which arises due to 1 unit increase in the production quantity. Marginal cost is measured by total variable cost attributable to 1 unit. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, नो फिक्स कॉस्ट, डन। मार्जिनल कॉस्ट को इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है, तो इसको उसको रिलेट किया है, डन। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 1 एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने का खर्चा। ओनली वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में कोई खर्चा आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग कौन करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या। एक यूनिट को बनाने का कि हम कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, उस कॉस्टिंग में क्या आएगा, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो आपका नॉर्मल दुकानदार है, जो आपकी परचून की दुकान है,
आप बाहर जाओ, परचून की दुकान वाले से बात करो, नॉर्मल दुकानदार कह रहा है यार जी मेरी टी मैं खरीदता हूँ, मेरे को 100 रुपीज़ का पैकेट मिलता है, मैं 110 का बेचती हूँ, 120 का बेचता हूँ। वो खुद अपना जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना उसकी बात नहीं करता कि मेरी दुकान रेंट पे है, या मैंने एक लड़का रखा हुआ है जिसको मैं 5,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, ठीक है। वो सिर्फ जट का हिसाब रखते हैं, इसको कहते हैं दिल्ली के अंदर कि 100 की चीज़ आई, मैंने 110 में बेच दी, एंड में देखा जाएगा कितना प्रॉफिट है कितना लॉस रहा, ठीक है। थोड़ा बहुत उनके दिमाग में होता है कि हमें इतना थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रखना है ताकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, हमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखना है ताकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो और हम प्रॉफिट कमा ले। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है नॉर्मल दुकानदार के केस के अंदर? उस दुकान का रेंट प्लस जो एक लड़का रखा हुआ है। कूल, डन। मार्जिनल कॉस्टिंग का हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इट इज अ कॉस्टिंग सिस्टम वेयर प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। हम वेरिएबल कॉस्ट पे प्रोडक्ट सर्विस और इन्वेंट्रीज को हम बता रहे हैं कि इसके कॉस्टिंग इतनी ही है, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट का कोई चीज नहीं आता, ठीक है। इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। डन। ठीक है, नॉर्मल दुकानदार अच्छा काम कर रहा है, वो अपने आप से निकाल के कि हाँ मेरे को इतना यूनिट बेचना है ताकि मैं अपनी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कमा सकूँ। उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाली, उसने क्या क्या कि मेरा सेलिंग प्राइस 120, मेरी कॉस्टिंग 100 रुपीज़ का मैंने खरीदा, तो 20 रुपीज़ इज माई 20 रुपीज़, टेक्निकल टर्म इज 20 रुपीज़ is not your profit. For engineers, this 20 rupees is not your profit. This is your contribution. Contribution किसके लिए? Contribution क्या, किस चीज का contribution? Contribution towards covering my fixed cost and my profit. इस contribution 20 रुपीज के अंदर मेरा fixed cost को cover करना है प्लस मेरे को प्रॉफिट भी कमाना है। डन। ऐसे ही कुछ बड़ी कंपनी कहती हम इस टाइप की कॉस्टिंग नहीं करते, हमें समझ में नहीं आती, हम प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल तरीके से कॉस्टिंग बताओ। कोई तरीका है जो हमारी फिक्स मतलब ये वाली जो कॉस्टिंग है इसको हम अपने प्रोडक्ट में ऐड कर दे? तो लोगों ने कहा हाँ एक तरीका है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना। हमने एब्जॉर्ब कर लिया फिक्स्ड ओवरहेड को, फिक्स्ड ओवरहेड। मार्क माय वर्ड्स, पता है क्या करते हैं बिग कॉर्पोरेट्स? कहते हैं हमें सिर्फ फैक्ट्री के रिलेटेड जो ओवरहेड्स है फिक्स्ड, फैक्ट्री के रिलेटेड, सेलिंग की बात तो नहीं कर रहे, सिर्फ फैक्ट्री के रिलेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को हमें एब्जॉर्ब करना है। हम उसको कॉस्टिंग में लाना चाहते हैं ताकि हम अपने जो स्टेक होल्डर हैं उनको बता सकें कि मतलब ज़्यादा एक्यूरेट कॉस्ट क्या है। डन। Definition of absorption costing: a method of costing by which all direct cost and applicable overheads are charged to product or cost center for finding out total cost of production. Absorbed cost include production cost as well as administrative and other cost. बेटा एप्लीकेबल ओवरहेड्स क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऊपर जो हमारी इनडायरेक्ट फिक्स कॉस्ट है उसने उसको नहीं लिया। इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि हम इसके अंदर ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसकी कॉस्ट के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे हम यूनिट कॉस्ट के अंदर, और फिर उसके ऊपर हम प्रॉफिट निकाल के लोगों को बेचेंगे। समझ रहे हो? एब्जॉर्ब करने की बात चल रही है इधर। सर हमें पता ही नहीं है कि कितना यूनिट बिकेगा, तो हम एब्जॉर्ब किस पे करेंगे? गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। बेटे इसके अंदर है ना अजम्पशन चलती है कि हम 1 साल के अंदर 1 लाख यूनिट बेच लेंगे और हमारी फिक्स कॉस्ट है 1 करोड़। 1 लाख यूनिट हम बेच लेंगे, पहले के बजट्स बन रहे हैं, मार्केट ट्रेंड देखते हैं, उन्होंने कहा 1 लाख यूनिट हम बेच देंगे या फिर बना लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट हम बनाएंगे उसको बेचेंगे। तो उसने क्या कहा 1 करोड़ की हमारी इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं और साथ में फिक्स कॉस्ट है, इसको हम एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? 1 करोड़ को हम 1 लाख से डिवाइड करके 100 रुपये सब में घुसा दो। समझ रहे हो बात? और ईयर एंड पे इसको हमें रिकनसाइल करना पड़ेगा कि कितना एक्चुअल में बिका। ठीक है, हम पर यूनिट के हमने 100 रुपए लगाने स्टार्ट कर दिए, एंड में देखा तो 90,000 बिके, तो हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 1 लाख यूनिट के हिसाब से तो पूरी कॉस्ट कवर नहीं हुई। इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कर रहा है, क्या ले रहा है वो? डायरेक्ट मटेरियल लेगा, डायरेक्ट लेबर लेगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, हर एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर एक पॉइंट पे वो वेरी कर रहा है, हर एक यूनिट पे वेरी कर रहा है। ये चीज़ें डायरेक्ट है, ऑब्वियसली आनी ही आनी है, उसके ये सबके अंदर आएंगे क्योंकि डायरेक्ट एक पर्टिकुलर यूनिट का कॉस्ट है। हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इसको चार्ज किया,
ये जब एक्सपेंस हमने इसको जब सेल किया ना, इसको हमने चार्ज कर लिया, मतलब हमारी कॉस्ट शीट के अंदर ये आ गया। अभी जो और खर्चे हैं उन्होंने कहा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये उसी समय चार्ज करो जैसे तुमने इंकर कर लिया, वैसे ही चार्ज करके अपनी शीट पे बना के रख लो। जब हमारी शीट बनेगी उसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स है, ये जैसे ही हमारा सामान बिके आप चार्ज कर लो कि मैंने इतने रुपए कमा लिए, मैंने बेच के इतने रुपए कमा लिए। और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये जैसे ही खर्चा हो रहा है, सेलिंग का जैसे ही खर्चा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जैसे ही खर्चा हो रहा है वैसे ही बुक कर लो। ठीक है। अभी इसके अंदर सर ये मतलब आगे जाके एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है आप समझो। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है, जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारे यूनिट की कॉस्ट के अंदर। यूनिट की कॉस्ट के अंदर हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं हमने कहा हम इसको यूनिट की कॉस्ट के अंदर ले जाएंगे। तो जैसे ही वो बिकेगा, जैसे ही गुड्स बिके, मैं बताऊंगा मैंने कितने रुपए कमा लिया फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर घुसा के। जैसे ही बिका, जैसे ही बिकेगा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड तब रिकॉर्ड होंगे कि कितना बनाया और कितने फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को हम एब्जॉर्ब कर पाए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये है। सेलिंग, माइंड यू, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ फैक्ट्री की बात हो रही है इधर। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को हम जैसे ही खर्चा बुक होगा वैसे ही हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्क सिर्फ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का है। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके ओके ओके, वी आर मूविंग अहेड। आपको दोनों चीजें समझ में आई कि मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या और फिक्स्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है क्या। मार्जिनल एक यूनिट को बनाने का खर्चा, उसके अंदर क्या क्या कॉस्ट आ रही है। सिंपल सी बात है, मार्जिनल एक यूनिट को बनाने का खर्चा, उसके अंदर क्या क्या कॉस्ट आ रही है। हम कुछ फिक्स की बात नहीं कर रहे। एब्जॉर्प्शन मोर सोफिस्टिकेटेड, वो कह रहे हैं जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है ना उसको तो मैं बांट ही सकता हूँ कैसे भी करके। मेरे को पता है मेरा फिक्स्ड ओवरहेड इतना है और मैं जानता हूँ कि मैं 1 लाख यूनिट तो बना के बेच ही दूंगा, तो इसको इसमें बांटो ना, क्या दिक्कत है। बड़ी कॉर्पोरेट करके हम बांटेंगे, हम करके दिखाएंगे। हम ईयर एंड पे मतलब हम पूरे ईयर ये बांटते रहेंगे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। हम बांटते रहेंगे ताकि हमें पूरे ईयर में पता चलता रहे कि हमारी इनकम ठीक ट्रैक पे है, हमारे स्टेक होल्डर्स हैप्पी हैं कि नहीं है। और हम ईयर एंड पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर देंगे कि जितना सेल ज्यादा हो या कम हुआ, एब्जॉर्प्शन किस हिसाब से रहा, इसकी बात आपको क्लियर आपके न्यूमेरिकल में होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन की मैंने आपको बात बोली थी, एक जो टेक्निकल ये टर्म दो था। मैंने 120 रुपए का शू बेचा, 100 रुपीज इज माई कॉस्ट। फिक्स की कोई बात नहीं, लाला जी कह रहे फिक्स का मेरे को लेना देना नहीं, वो मैं मंथ एंड पे देखूंगा क्या रहा क्या नहीं। आपने 120 का शू बेचा, 100 की उसकी कॉस्टिंग, 20 रुपीज इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों, कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड क्यों बेटा, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स योर वॉट, वन योर फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड द प्रॉफिट दैट यू विल अर्न। सर कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है बेटा, अभी तो बताया कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट नहीं है। कंट्रीब्यूशन क्या है, जो आपने सेल प्राइस बताया प्लस आपका वेरिएबल कॉस्ट, ये जो डिफरेंस निकला, इस डिफरेंस से आप प्रॉफिट आगे जाके कम आओगे। कैसे कम आएंगे, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन इज सेल्स रेवेन्यू लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इससे कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट कैसे आएगा। कंट्रीब्यूशन, बट कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन से हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कैन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन जो मैंने कमाया उसमें से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट हटा दूंगा, मार्जिनल कॉस्टिंग यही तो, हम फिक्स्ड कॉस्ट नहीं ले रहे, बस बाकी सब कुछ ले रहे हैं। तो कहा हमें प्रॉफिट पे आना है, हम प्रॉफिट पे कैसे है, कंट्रीब्यूशन से। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, जो हमने कंट्रीब्यूशन कमाया 120 लेस 100 दैट इज 20 रुपीज पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन। मैंने कितनी यूनिट बेचे, 1 लाख यूनिट पूरे साल में, तो मैंने 20 लाख रुपीज का पूरा कंट्रीब्यूशन कमा के रख लिया। माई फिक्स्ड कॉस्ट इज 6 लाख रुपीज का रेंट और 4 लाख रुपीज की सैलरी। तो मैंने प्रॉफिट कितना कमा लिया, 20 लाख प्लस 10 लाख रुपीज जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो माई प्रॉफिट इज 10 लाख रुपीज। लाला जी इसी तरीके से कॉस्टिंग करते हैं, कह रहे हैं हमने एब्जॉर्प्शन के चक्कर में जाते हैं। क्या एब्जॉर्प्शन करना,
पहले ही मैं सोच के बैठ जाऊँ कितना बनेगा, फिर उसको मैं 5 मिनट में डालता रहूँ, एंड में फिर चेंज करने बैठूँ। बट जो बेटे बिग कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने एम्प्लॉय कर रखा है लोगों को, तो उनको एक्यूरेट चीज़ चाहिए, वो एक्यूरेटली बताना चाहते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को कि हमने कितना कमा लिया, कितना नहीं कमा पाए। डन। तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर ज़्यादा इंक्लाइंड है। कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट करें हम, कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया बेटा। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स आप समझ रहे हो। कंट्रीब्यूशन मेरा कितना था, 20 रुपीज़ पर यूनिट। हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं। 20 रुपीज़ वॉज माई कंट्रीब्यूशन। 100 रुपये पे मैंने 20 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन कमाया। तो ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 20% समझ में आते सबको, सारे कॉन्ट्स के चैंप है यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, इसको हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहते हैं। ये प्रॉफिट नहीं है, बट इसको हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहते हैं। बट टर्म बनाना था, उन्होंने बना दिया। उनको बोलना इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो चाहिए था, बट वो इसको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं। पीवी रेशियो, इंडस्ट्री के अंदर पीवी रेशियो चलता है, समझ रहे हो। तो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट का मतलब इस पीवी रेशियो में, प्रॉफिट का मतलब इस कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। समझ में आती ही बात, ठीक है। दिस रेशियो शोज द proportion of sales available, the proportion of sales available to cover fixed cost and profit. Contribution represents sales revenue after deducting variable cost. बेटा फर्स्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब समझने वाली चीज़ है। ये जो रेशियो 20% हमने निकाला, 20 रुपीज़ निकाला, वो किसको कवर करे, दैट इज कवरिंग योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड योर प्रॉफिट। उसी कंट्रीब्यूशन से आपकी दो चीज़ें निकल कर आएंगी, आपका फिक्स्ड कॉस्ट को हटा दिया कंट्रीब्यूशन, फिर आपका प्रॉफिट। ओके, डन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। दिस इज, अभी ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है क्या, बेटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कॉमर्स वालों को पता होगा, बट स्पेसिफिकली इंजीनियर्स के लिए कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता क्या, इसका फ़र्क क्या आता है। मतलब अगर फाइनेंस को हम देखें, फाइनेंशियल्स को देखें, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है क्या, इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होना, कम होना, अच्छी बात है, बुरी बात है कि क्या है। अभी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें चीज़ें होती है, बट अभी आपको बेसिक इंजीनियर्स को मैं बता रहा हूँ कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से। केस 1, मैंने एक एक इस साल के अंदर 1 लाख रुपए के परचेज किया और मैंने 1,20,000 की सेल कर दी। मैंने कुछ नहीं, स्टॉक ऊपर ओपनिंग था ना कुछ क्लोजिंग था, मैंने 20,000 का प्रॉफिट कमा लिया। सीधी सीधी बात, सिंपल केस, सीधी सीधी बात। 1 लाख का मैंने खरीदा, 1,20,000 का मैंने पूरे साल में बेच दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, कोई स्टॉक वॉक नहीं बचा, ना ओपनिंग था ना क्लोजिंग था, 20,000 मैंने कमा लिया। ओके बेटे, केस टू, मैंने परचेज 1 लाख का किया, मैंने सेल 1,20,000 का कर दिया। जब मैंने देखा ना अपने वेयर हाउस में, तो थोड़ा सा माल बचा हुआ था 10,000 का। प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1,20,000 लेस 1,20,000 तो है ही है, प्लस 10,000 का माल पड़ा हुआ है आपके पास, वो भी तो प्रॉफिट नेचर का है। 10,000 का माल अभी पड़ा हुआ है मेरे पास, 20,000 तो मैं कमा चुका हूँ, प्लस 10,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा है, तो इसमें प्रॉफिट इज 30,000। इधर से आपको एक एट्रीब्यूट पता चला क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का एक एट्रीब्यूट है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सॉरी, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है, बट आपको इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। क्लोजिंग स्टॉक अगर है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बट आपको बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहे तब। बाकी सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहेंगी तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा है या फिर है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ओके ओके ओके। केस 3, इस केस के अंदर बेटा ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। मैंने 1 साल में परचेज करी, इस साल मैं परचेज करने के बाहर से 1 लाख का माल लेकर आया, तो 1 लाख का माल दे दो। ईयर एंड में मैं बैठा कैलकुलेट करने,
1,20,000 का मैंने पैसा आ गया, 1,20,000 की मैंने सेल कर दी। मैं नाचने लग गया, मैंने 20,000 कमा लिए, मैंने 20,000 कमा लिए। मेरा जो लड़का था उसने मेरे को बोला, भाई साहब ऐसी बात नहीं है, 10,000 का माल आपका पुराना पड़ा हुआ है, आपने वो भी बेच दिया। तो आपने 1,10,000 का माल को, 1,10,000 के माल को आपने 1,20,000 में बेचा, आपने सिर्फ 10,000 रुपये कमाए। ओपनिंग स्टॉक एक तरह का आपको एक्सपेंस नेचर का लग रहा है, अंदर से लग रहा है कि हाँ ये खर्चा ही है, दिल से फीलिंग आ रही है ना, तो ये खर्चा ही है एक तरह का। ओपनिंग स्टॉक जो मेरा पड़ा है वो मेरा खर्चा ही लग रहा है मुझे, जब मैं प्रॉफिट की तरफ आ रहा हूँ मेरा खर्चा ही लग रहा है ये। ओके, केस नंबर 4, ध्यान से सुनना। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 10,000 का पड़ा है, मैं दुकान खोल के बैठा इस साल में, 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। पूरे साल मैंने 1,00,000 का स्टॉक खरीदा, मैंने 1,20,000 की सेल करी, 1,20,000 की सेल करी। और मैंने अपना जब एंड में वेयर हाउस देखा, लड़के कितना माल पड़ा है, तो कह रहा है 15,000 का माल पड़ा है, 15,000 का माल पड़ा है। हम दोनों एक्सपेंस को ऐड करते हैं, हम दोनों अपने इनकम को ऐड करते हैं। हमारी दोनों इनकम क्या है, सेल क्या है, 1,20,000 प्लस 15,000, 1,35,000 इज माई जो इनकम वाली साइड की। हाँ ये मेरा इतना मैंने कमाया, 1,20,000 तो मैंने कमाया प्लस 15,000 बचा, इसको मैं अगली बार कमाऊंगा। तो 135 मैंने एक तरह का कमाया और मेरे पास पड़ा है। ओपनिंग मैंने इसमें, इसको कमाने में मैंने क्या क्या एक्सपेंस किए, इस 1,35 को कमाने में मैंने क्या एक्सपेंस किए, इस 135 को मैंने कमाया कैसे, 1,20,000 की सेल प्लस 15,000 का स्टॉक। मैंने इसको कैसे कमाया, 1,20,000 मैंने बेच दिया और 15,000 का स्टॉक मेरे पास पड़ा है। इस 1,35,000 को कमाने के लिए मैंने क्या खर्चा किया, मैंने 1,00,000 के गुड्स सीधे सीधे खरीद लिए, 1,00,000 के गुड्स मैंने सीधे सीधे परचेज किए, प्लस ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 10,000 का था। ठीक है, तो मेरी इनकम प्लस मेरा एक्सपेंस, माई सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस माई परचेज एंड ओपनिंग स्टॉक कम्स टू 25,000। ठीक है, इसको हम बोलते कहते हैं टर्म्स के अंदर, जो अगर आप कोई कॉस्ट शीट बनाते हो किसी को बोलते हो, तो ओपनिंग स्टॉक, योर ओपनिंग स्टॉक प्लस योर परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, इतना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, आपने कितना पहले का था प्लस कितना परचेज किया लेस कितना क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये बेटा ये क्या निकलता है, इस टेक्निकल डेमो कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने कितना ओपनिंग था, 10,000 मेरे पास ओपनिंग पड़ा था, मैंने 1,00,000 का और परचेज किया और मैंने 15,000 का बचा लिया, तो मैंने कितने रुपए के गुड्स को बेचा, कितने कॉस्टिंग क्या निकली, उस कॉस्टिंग, मैं सिर्फ कॉस्ट निकाल लूँ मैंने कितने का सामान बेचा। तो बेटा इसके अंदर क्या आएगा, 1,00,000 प्लस 10,000 लेस 15,000, ये 95,000 आया, ये 95,000 आया, 95,000 आया, डन। कि मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो मैंने बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी, 10,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर लेस क्लोजिंग स्टॉक। समझ रहे हो बात, क्लोजिंग स्टॉक तो बिका ही नहीं, उसको मैं अपनी कॉस्टिंग से हटा रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक बिका नहीं, मैं उसको अपनी कॉस्टिंग से हटा रहा हूँ, ओपनिंग प्लस परचेज कॉस्टिंग हटाओ, ये मेरा एक्सपेंस है, दैट इज 95,000। सेल्स कितनी है, 120, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 95, तो प्रॉफिट कितना है, 25,000। डन, 120 लेस 95,000, 25,000 इज योर प्रॉफिट। वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, क्लोजिंग स्टॉक एक तरह का इनकम नेचर का है, ओपनिंग स्टॉक एक तरह का एक्सपेंस नेचर का है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सारे अपनी कॉपी निकाल लो और ये नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। इलस्ट्रेशन है ये, ठीक है। वॉन्डर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट जेस्ट, द फॉलोइंग फिगर रिलेट टू रेस्ट फॉर 1 ईयर पीरियड। इसके अंदर हम दोनों चीज़ों से काम करेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फ़र्क आता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या फ़र्क आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फ़र्क है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या फ़र्क है। 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी, 50% काम चल रहा है, मशीन 50% काम कर रही है, 50% चल रही है अभी, उसने फिर 100% का भी बता दिया कि 100% मशीन चलेगी तो कितना यूनिट हम बना पाएंगे और बेच पाएंगे। 50% पे 400 और 100% पे 800, 37 डबल हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसे, वेरिएबल कॉस्ट भी देखो वो डबल हो रही है, सेल्स भी आपकी डबल हो रही है,
इधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट वेरिएबल भी आपकी डबल हो रही है। डन। अभी इस क्वेश्चन के अंदर वो चाहता क्या है, फर्स्ट क्वार्टर ये बेटा पूरे साल की बात कर रहे हैं, 800 यूनिट 400 यूनिट। वो कह रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर बोले तो फर्स्ट क्वार्टर 220 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड 160 यूनिट्स वर सोल्ड। 220 यूनिट का प्रोडक्शन किया गया, हमने प्रोड्यूस कर लिया, और 160 यूनिट को हमने बेच दिया। कुछ स्टॉक बच गया होगा, समझ में आ रही है बात? हाँ, इनमें से मेरे 60 यूनिट्स बच गए। ठीक है, वो कह रहा है ए में कंप्यूट द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय जेस्ट इफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वो कह रहा है कि अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किया आपने तो फिक्स्ड एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब क्या करते हैं हम, फिक्स्ड कॉस्ट को बेटा आगे भी ध्यान रखना। फिक्स्ड कॉस्ट क्या, फिक्स्ड कॉस्ट आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड। सेलिंग वाला फिक्स कभी नहीं करते, सेलिंग वाला फिक्स कभी भी नहीं आता, वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है। हम फैक्ट्री वालों की बात कर रहे हैं जो फैक्ट्री के अंदर खर्चा हो रहा है, प्रोडक्शन के अंदर खर्चा हो रहा है। ठीक है, इसको हम आगे भी पढ़ते हैं, इसका हम सीधा आंसर पे आते हैं। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है छोटा सा, आप पॉज करके अगर आपको ट्राई करने का मन हो तो आप कर लो, मैं इसका आंसर सामने लेके आ रहा हूँ। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट क्या है बेटा, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? इधर आपको दिख रहा है फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज 1,60,000। डन, 1,60,000 और हमें बोलता क्या है कि 800 यूनिट्स हम बनाएंगे। 800 यूनिट्स नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी, 800 यूनिट हम बनाएंगे। तो हमने कहा 1,60,000 को हम स्टार्टिंग के अंदर ही, कंपनी स्टार्टिंग के अंदर ही कह रही है 1,60,000 डिवाइडेड बाय 800 यूनिट, 200 पर यूनिट इज माई फिक्स्ड कॉस्ट को का पर यूनिट कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को उसने पर यूनिट बता के कहा कि इसको आप 200 रुपए के हिसाब से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूँ 200 रुपए के पर यूनिट के हिसाब से इस फिक्स्ड कॉस्ट को आप एब्जॉर्ब करो अपने कॉस्टिंग के अंदर। कॉस्ट के अंदर आप 200 रुपए ऐड करते रहो, 200 रुपए ऐड करते रहो फिक्स्ड का। मैंने कहा ओके बेटा, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 220 यूनिट्स बने सॉरी 220 यूनिट्स बने। मैंने कहा एब्जॉर्ब कितना करूं मैं, 200 रुपए पर यूनिट करो ना, किसने आपको मना किया? 220 यूनिट्स मेरे बने इंटू 200 तो 44,000, 44,000 मैंने एब्जॉर्ब कर लिया अपने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। 44,000 का मैंने फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को, फिक्स प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। बेटा जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, 1,60,000 है, फर्स्ट क्वार्टर बोले तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो डिवाइड बाय 4 करो, 40,000 आओ सीधा डालो इसके अंदर। बेटा वो मार्जिनल कॉस्टिंग वाले कर रहे हैं, इधर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, इसके अंदर इसने कहा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अगर सेल ज़्यादा करी है तो आप कॉस्टिंग भी तो ज़्यादा दिखाओ ना, कि आपके फिक्स्ड ओवरहेड ज़्यादा यूज हो गए। अगले महीने जब ये 150 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो हम फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट को थोड़ा कम दिखाएंगे। समझ रहे हो बात? मैचिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है। वो कह रहा है अगर आप कम प्रोड्यूस करोगे तो फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट को हम थोड़ा कम दिखाएंगे। यही मार्जिनल होता, वो कहता सीधा 40,000 डालो। गॉट माई पॉइंट। इसका मतलब यही है, एब्जॉर्प्शन के अंदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को आप पर यूनिट से डिवाइड करोगे और उसको पर यूनिट की कॉस्ट के अंदर आप डाल दोगे, टोटल यूनिट से डिवाइड करोगे, आई एम सॉरी, और पर यूनिट की कॉस्ट के अंदर उसको ऐड कर दोगे। 1,60,000 डिवाइड बाय 800 यूनिट, जो 200 रुपये पर यूनिट निकला, हमने उसके हिसाब से एब्जॉर्ब कर दिया। हमने कहा 220 यूनिट्स मिले हमें जो काम कर रहे बैठे एडमिनिस्ट्रेशन में, उसने कहा 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से डाल दो, हमने डाल दिया, हमने नहीं देखा कितना लगा कितना नहीं लगा। 220 यूनिट्स मैंने, हमने 200 रुपीज चार्ज कर लिया। ये ओवर रिकवरी है, अंडर रिकवरी है, ओवर रिकवरी है, अंडर रिकवरी है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कहाँ है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड बेटा 40,000 है, जो मैंने आपको बताया 1,60,000, एक साल में 1,60,000 ही लगने हैं, उससे ऊपर जाने नहीं, उससे कम होने नहीं है। तो मैं हर क्वार्टर में 40,000 लगाने लग गया। एक्चुअल कॉस्ट 1/4 ऑफ 160, हमने अपनी कॉस्टिंग के अंदर 44 लगा रखे हैं। ओवर रिकवरी कर लिया हमने, अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हमने फर्स्ट ईयर में ओवर रिकवर कर लिया। कितने से? 4,000 से। बेटा ये अगर 180 यूनिट्स बनते ना तो 4,000 पे अंडर रिकवरी होती, तब यहाँ पे 36,000 आता।
180 यूनिट्स इंटू 200, तब यहाँ पे 36,000 आता और हम अंडर रिकवरी करते कि हम अभी अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स का टारगेट को पूरा नहीं कर पाए तो अंडर रिकवरी है। हम अगले हम अगले क्वार्टर में कोशिश करेंगे कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा करें और हम ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है बेटा। अब आप हाइपोथेटिकली सोचो हमारे ईयर एंड तक आने तक इस बंदे ने 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर ली, 1,000 यूनिट्स इसने प्रोड्यूस कर ली, 1,000 यूनिट्स इसने प्रोड्यूस कर ली। इसने जब स्टार्टिंग के अंदर देखा था ये हर यूनिट पे 200 रुपए लिए जा रहा है भाई, फिक्स्ड कॉस्ट 200 रुपए 200 रुपए लिया जा रहा है। एंड में जब ये देखने बैठा यार मैंने तो सिर्फ 1,60,000 लगे और मैंने रिकवर कितने कर लिए, मैंने रिकवर कर लिए 2 लाख, मैंने रिकवर कर लिए 2 लाख। 2 लाख ऐसे 1,000 यूनिट इंटू 200, मैंने 2 लाख रुपए रिकवर कर लिए। 40,000 ये मेरी कॉस्ट लगी है एक्चुअल में, नहीं लगी, मेरी 1,60,000 ही लगी, वो तो फिक्स्ड है। मैंने पर यूनिट से ज़्यादा चार्ज कर लिए, मैंने चालाकी करके ज़्यादा चार्ज कर लिया। 40,000 रुपये मैंने ओवर रिकवर, मैंने कॉस्टिंग में ओवर रिकवरी कर दी, मैंने कॉस्टिंग बढ़ा चढ़ा के बता दी लोगों को, कॉस्टिंग बढ़ा चढ़ा के बता दी, लोगों ने खरीदा भी, मैंने कॉस्टिंग बढ़ा चढ़ा के बता दी। अब इसको मैं प्रॉफिट से एडजस्टमेंट करूंगा आगे कि मेरी 40,000 की कॉस्ट हुई नहीं है, 40,000 की कॉस्टिंग कम है, आप खुश हो जाओ, प्रॉफिट ज़्यादा है। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं 500 यूनिट बना पाता, अब समझो मैं सिर्फ 500 यूनिट पूरे साल में मैं 500 यूनिट बना पाता, 500 यूनिट इंटू 200 रुपीज़, सिर्फ 1 लाख रुपए रिकवर कर पाया मैं अपनी कॉस्ट शीट के अंदर। सिर्फ 1 लाख रुपए मेरी कॉस्ट शीट के अंदर आ रहे हैं और एक्चुअल में 1,60,000 है। मेरे इन्वेस्टर्स खुश, सिर्फ 1 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट, सिर्फ 1 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट। मैं अपना मुंह नीचे करके गया, ऐसी बात नहीं है। 1,60,000 की कॉस्ट है, हम एब्जॉर्प्शन मेथड में हम रिकवरी कम कर पाए हैं 60,000 रुपये, और ये अंडर रिकवरी है, ये लो 60,000 रुपये, और ये भी आपका खर्चा है, 60,000 रुपये मैंने ऐड कर दिए। समझ रहे हो? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होती, कॉस्टिंग वही की वही रहेगी। वो जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी को लेके, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना कि ओवर रिकवरी हुई है या अंडर रिकवरी हुई है। आप समझ रहे हो, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाओगे। अगर आप एक दो क्वेश्चन भी ट्राई करते हो कि ओवर रिकवरी क्या अंडर रिकवरी क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड से अगर हमने ज़्यादा रिकवर कर लिया तो ओवर रिकवरी है, अगर हम उससे कम कर पाए, हम उससे कम यूनिट्स बेच पाए जो हमारी लेवल ऑफ प्रोडक्शन थी, तो अंडर रिकवर हो पाए। मार्जिनल कॉस्टिंग अंदर कुछ नहीं है, वो कहता है कंट्रीब्यूशन कितना कमाया मैंने, टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को निकालो, ये मेरा प्रॉफिट है। अब हम पूरी एक शीट बना रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की पूरी शीट है आपके सामने, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की पूरी शीट है। आपने 160 यूनिट्स को 2,000 रुपये में बेचा, आप बेच कितना पाए थे अपने, आप समझो कि जो आपकी जो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन हुआ है ना, एब्जॉर्प्शन हुआ था जो हमने पहले किया, हमने एब्जॉर्प्शन प्रोडक्शन पे किया है, क्योंकि जब प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री यूज हो रही है, मशीनें चल रही हैं, लेबर आ जा रही है, सब कुछ चल रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो, इसलिए आपने जो फैक्ट्री ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किया आपने प्रोडक्शन पे कर दिया। ये देखो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने यूनिट्स पे हुआ है, 220 यूनिट्स। ओके। बट आप जब प्रॉफिट निकालने जाओगे तो आप सेल से स्टार्ट करोगे, हम स्टार्ट करते हैं, समझ में आता है सर, इतना इतना भी बेसिक मत जाओ। 160 यूनिट्स को हमने बेचा 2,000 रुपीज़, 3,20,000 का हमारी सेल हुआ। ओके। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आप वेरिएबल कॉस्ट जहाँ से इसको वेरिएबल कॉस्ट 320 आप है ना डिवाइड बाय 400 करोगे तो आपकी 800 आ जाएगा। ये 800 इस तरीके से आया, 3,20,000 वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, 3,20,000 डिवाइड बाय 400। इसको आप इधर से करोगे वो तभी भी सेम है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट से सेम रहती है। इसको हम 100% जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उससे करते हैं, 6,40,000 डिवाइड बाई 800 यूनिट्स, तभी भी आपकी 800 ही कॉस्ट आएगी, 800 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ओके। 800 इंटू 220 176, समझ में आता है। मैंने फिक्स ओवरहेड को एब्जॉर्ब कितना किया, मैंने 220 प्रोड्यूस किए हैं, मैंने उस हिसाब से कहा मैं आओ ना बताओ, मैंने 200 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से रेट निकाल के रख लिया है। कैसे आया वो, 160 डिवाइड बाय 800 यूनिट्स, 800 यूनिट्स
सर इसे 400 से क्यों नहीं किया, इसको 400 से क्यों नहीं किया? बेटा ये हमेशा फिक्स रहता है और हम स्टार्टिंग में मान के चलते हैं कि हम कितना टोटल बना लेंगे, हम कितना टोटल बना लेंगे, हम पहले से ही बता के चलते हैं। तो इसलिए हमेशा इसको 1,60,000 डिवाइड बाय हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें एब्जॉर्ब करवाना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 800 यूनिट बना के हम बेचेंगे। तो 1,60,000 डिवाइड बाई 800, ये हमारे 200 रुपीज़ है। हमने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, कूल, डन डन। बेटा प्रॉफिट निकाल दूं, सेल और कॉस्ट आगे प्रॉफिट निकाल दूं, प्रॉफिट निकाल दूं? नहीं नहीं सर, अभी तो आपने पढ़ाया था क्लोजिंग स्टॉक, आपने पढ़ाया इसलिए इसलिए तो पढ़ाया था हमें। अच्छा ठीक है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना मेरे पास, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या निकालूंगा मैं, उसकी वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा? 2,20,000 मैंने प्रोड्यूस किया है, 220 यूनिट, ठीक है। 2,20,000 मेरी कॉस्टिंग है और मैंने 220 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया। ओके ओके, समझ में आता है, आपने 220 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, 2,20,000 आपकी कॉस्टिंग है। मेरे 60 यूनिट्स बचे हुए हैं, मेरे 60 यूनिट्स बचे हैं, वो मेरे इनकम नेचर का है, थोड़ा सा याद आया, वो मेरे इनकम नेचर का है। तो मैं इंटू 60 यूनिट्स यूनिटरी मेथड से मैंने 60,000 इसके निकाल दी कि मेरे पास 60,000 का कॉस्ट बचा है। अब मेरे को प्रॉफिट से कम, मतलब मेरा प्रॉफिट इससे बढ़ाया जाए। हमने क्या किया, 3,20,000 लेस 1,00,000 और 2,20,000, मेरा 1,00,000 आया। प्लस इस क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करो मेरे प्रॉफिट के अंदर, प्लस इस क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करो मेरे प्रॉफिट के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक बचा है। मैंने कहा ठीक है, आपका 1,00,000 का, 1,60,000 के आपकी आ गई कि आपने 1,60,000 का कमाया, आपने कमाई करी 1,60,000, 1,60,000 आपने कमाई करी। अभी तक आपने 1,60,000 की आपने कमाई करी, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा प्रॉफिट है, ले लूं, ये मेरा प्रॉफिट है, ले लूं। रुको बेटे, एब्जॉर्प्शन मार्जिन हम पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमने सिर्फ प्रोडक्शन के रिलेटेड को कॉस्ट तक ये बात करता है। इसके बाद की कॉस्ट को तो आपको निकालना है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो अब यहाँ से आप लगाना स्टार्ट करोगे, वो अब यहाँ से आप लगाना स्टार्ट करोगे। वेरिएबल कॉस्ट इसमें कैसे निकालोगे, सेम तरीके से 1,60,000 डिवाइड बाय 400 कर लो, 3,20,000 डिवाइड बाय 800 कर लो, ये हमेशा 400 ही आएगी। दोनों केस के अंदर देखो 400 आ रही है। कैलकुलेटर आने तो मैं करके दिखा देता, 1,60,000 डिवाइड बाय 400, 400, 3,20,000 डिवाइड बाय 800, 400। बेटा 1,60,000 बेचे, मैं उसी का वेरिएबल कॉस्ट लूंगा, समझ रहे हो ना। सेलिंग कॉस्ट किस पे लगेगा, इधर 160 यूनिट्स क्यों, इधर 220 यूनिट्स क्यों नहीं? यार तुम क्या बात कर रहे हो, मैं जितना बेचूंगा उस पर तो वेरिएबल कॉस्ट लूंगा ना, समझ रहे हो। मैं सेलिंग कॉस्ट, मेरा ये कॉस्ट कैसा है, जैसे मैंने सेलिंग के लिए किसी को बोला यार तू मेरा ये वाला कॉस्ट बेचते, तेरे को मैं 400 रुपये दे दूंगा, तो मेरे पास एक वो बिकवा दे, जो जो जैसे ही बिकवाएगा वैसे ही मेरे से पैसे ले ले। सेलिंग की कॉस्ट है, सेलिंग हमेशा जितने सोल्ड हो, ना जितने सेल हो, हम उस पर कॉस्टिंग निकालते हैं। ऊपर 220 क्यों था बेटा, वो फैक्ट्री में काम चल रहा है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, सेलिंग का वो नहीं देखते, प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए वो प्रोडक्शन के हिसाब से कर रहे हैं। वो उन्होंने 220 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, उन्होंने कॉस्टिंग उसी का निकाला। जब वो नीचे आ रहे थे ना, वो यहाँ से नीचे आ रहे हैं, आ रहे हैं, उन्होंने 60 यूनिट्स को हटा दिया यहाँ से, उन्होंने 60 क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया, 160 यूनिट्स पे ही आ गए एंड में। गॉट माई पॉइंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स्ड जो हमारा कॉस्ट है बेटा 2,40,000 है। हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की फिक्स्ड कॉस्ट 240 एंड 240, इसको 1/4 किया हमने 60,000, 1,60,000 लेस 1,24,000। ओके, मैं अपने लोगों के पास बताने जा रहा हूँ कि मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 1,60,000 लेस 124, मैं 36,000 का प्रॉफिट लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैंने 36,000 का प्रॉफिट कमा लिया, मैंने 36,000 का प्रॉफिट कमा लिया। नहीं 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 नहीं, आपने ज़्यादा कमाया है। मैंने ज़्यादा कैसे कमा लिया, कह रहे आपने जो रिकवरी करी ना यहाँ पे 20 यूनिट्स की 200 के हिसाब से, आपने ज़्यादा रिकवरी कर ली। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो प्रोडक्शन की थी वो आनी 40,000 ही थी। इस 1,60,000 को आपको 4 से डिवाइड करना था, आपकी 40 आनी, बट आपने 44,000 कॉस्ट ले ली। इस 4,000 को आपने प्रॉफिट में ऐड करो, ऐड करोगे प्रॉफिट के अंदर। बेटा ये एड लेस को छोड़ो, आप कॉन्सेप्ट पे जाना।
1,60,000 में से हमने 124 निकाला, दैट कम्स 36,000 प्लस 4,000 पे मैंने ज़्यादा रिकवर कर लिया। इसको मैं वापस ऐड कर दूँ अपनी कॉस्ट के अंदर, मैं अपने प्रॉफिट के अंदर ऐड करता हूँ। 36,000 प्लस 4,000 मेरा प्रॉफिट आया 40,000। गुड, वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हम एब्जॉर्ब करते हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के ओवरहेड, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स को हम एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम कॉस्टिंग में लेके जाते हैं। इसका क्लोजिंग स्टॉक निकाला हमने कि कितनी कॉस्टिंग आई क्लोजिंग स्टॉक को बनाने में, कितनी कॉस्टिंग आई हमारी क्लोजिंग स्टॉक को बनाने में और कितने स्टॉक बच गए। ओके सर, मार्जिनल कॉस्टिंग बताओ, मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा? मैंने कहा ओके बताता हूँ। हम मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर लाला जी क्या कहते हैं, मैंने 1,60,000 यूनिट्स बेचे 2,000 रुपये में, 3,20,000 रुपये कमा लिए। ओके, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 220 रुपीज़ पर यूनिट, 220 रुपीज़ पर यूनिट, 220 यूनिट्स, ओ सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट क्या है मेरा 220 यूनिट्स इंटू 800। सेम वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल कॉस्ट जो हमने पहले निकाला वैसे ही 320 डिवाइड बाई 400 या 640 डिवाइड बाई 800। ओके, मेरी 1,76,000 वेरिएबल कॉस्ट आ गई, प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई। बेटा इसमें फिक्स्ड की हमने बात ही नहीं करी, फिक्स्ड भूल जाओ, फिक्स्ड कह रहा है मैं, फिक्स का लेना देना बाद में बात करेंगे। अब इसके अंदर आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हो। बेटा इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देखो, आपको जब निकालने आ रहे हो ना, आपने 1,76,000 पे आपने कॉस्टिंग निकाली, 1,76,000 डिवाइड बाई 220 इंटू 60। यूनिटरी मेथड से आपने कहा कि 48,000 आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 48,000 बताई आपने यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक, मेरा इनकम थोड़ा सा कम लग रहा है आपको? वहाँ पे अब्जॉर्प्शन में 60,000 कॉस्ट आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि हम फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमने ऐड कर दिया था, हमने उसको लेके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली। हमने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को हमने ऐड कर दिया उसके अंदर, समझ में आ रही बट मैंने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को मैंने ऐड कर दिया था, यहाँ पे मैंने उसको ऐड नहीं किया। तो 1,76,000 220 60 48 का मेरा हिसाब किताब आ गया। कितने के मैंने वैल्यू ऑफ माई गुड सोल्ड 3,20,000 लेस 1,76,000 लेस 48,000 को हम ऐड करेंगे कि हमारा ये अभी नहीं बिका। ठीक है, तो यह है 1,28,000 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स, वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट ऐसे आई है, वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी मैंने आपको बताया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। 1,76,000 मेरी कॉस्टिंग आई, इसमें से 48,000 आप हटा दो, 48,000 आप हटा दो, तो मेरी इन दोनों को नेट ऑफ करके ये मेरी भी वेरिएबल कॉस्ट आई 1,76,000 लेस 48,000, 1,28,000 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है जो मैंने बेचा है। मैंने 3,20,000 का सामान बेचा और मेरी कॉस्ट 1,28,000 है। क्लोजिंग स्टॉक पेपर्स गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो मैंने, यहाँ तक बात समझ में आती है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है 1,28,000। और वेरिएबल कॉस्ट क्या, सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट भी डालो ना इसके अंदर। हमें वेरिएबल कॉस्ट हर एक क्वांटिटी, हर एक यूनिट से वेरी कर रही है सेल से, तो मैंने इसके अंदर बेटा 160 यूनिट, अगेन 160 यूनिट हम सेल कर रहे हैं, 160 यूनिट इंटू 400, ये भी हर एक यूनिट से वेरी कर रहे हैं, हमने 160 से निकाला 64,000। इसको हमने इससे ऐड किया, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,92,000, 1,92,000, 1,90,000, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आई। कैसे निकाला मैंने? प्रोडक्शन पे जो मेरा कॉस्ट आया 220 यूनिट्स इंटू 800, ये मैंने प्रोड्यूस किए, क्लोजिंग स्टॉक को मैंने हटाया, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई। मेरी सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट क्या है 160 यूनिट इंटू 400 64,000, टोटल कॉस्ट 1,92,000, 128 प्लस 64 192 मेरी वेरिएबल कॉस्ट आई। तो मेरा सेल्स कितना है 320 लेस मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है 192, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात चल रही है इधर। ओके, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया, कंट्रीब्यूशन कितना कमा पाया मैं 3,20,000 लेस 192, 128 मैंने कमा के दिखा दिया।
128 मैंने कमा लिया, अभी मैंने जो कच्चे कच्चे खातों में 128 कमा लिया, अभी मैं देखती हूँ मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया है, मैं देखूंगा बाद में, अभी तो मैंने 128 कमा लिया अपने हिसाब से, ठीक है। अब उसने क्या कहा, इस 128 में मेरे फिक्स्ड एक्चुअल नॉट एब्जॉर्ब एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, ये सीधा एक्चुअल की बात कर रहा है। प्रोडक्शन की एक्चुअल कॉस्ट 160 डिवाइड बाय 4, क्योंकि हम क्वार्टर कर रहे हैं, आ गया हमारा 40,000। सेलिंग की 2,40,000 डिवाइड बाय 4, जो एक क्वार्टर का कम्स टू 60,000। इसने 1,28,000 से ये दोनों फिक्स्ड कॉस्ट को निकाला और प्रॉफिट बता दिया लोगों को 28,000, 28,000 का प्रॉफिट बता दिया। सर दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों मेथड में प्रॉफिट गलत अलग अलग आ रहा है, ये कैसे हो सकता है कि प्रॉफिट अलग अलग आ रहा है? बेटा यही सीखने वाली बात है, प्रॉफिट अलग क्यों आ रहा है? प्रॉफिट अलग आने का ओनली वन रीजन इस एग्जाम्पल के अंदर है आपका क्लोजिंग स्टॉक। इस केस के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक 48,000 का है, 48,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। पिछले केस के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का था, ठीक है। अभी हम इसके अंदर आपका प्रॉफिट आ रहा है 28,000, मैं पीछे जा रहा हूँ, 28,000 आपने प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे आपको बात समझ में आती है, क्लियर है? सिंपल वेरिएबल कॉस्ट हटाना है और बाद में फिक्स्ड का एक्चुअल निकालना है, एब्जॉर्प्शन की कोई बात नहीं करनी, ओके। जो वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा वो हमेशा प्रोडक्शन पे निकलता है, जो सेलिंग वाला हम वेरिएबल निकालते हैं वो जितना एक्चुअल सेल हुआ उसी पे आएगा। उसका कॉन्सेप्ट को पता है कि जब सेल होगा तभी हम सेल करने वाले को कमीशन देंगे या कोई सेलिंग का कॉस्ट देंगे, ठीक है। इधर 28 का प्रॉफिट, उधर 40 का प्रॉफिट, मैं अपने एडवांटेज पे यूज करूँ इसको? क्या मैं ऐसी कॉस्टिंग करता रहूँ कि जब ज़्यादा प्रॉफिट है मैं लोगों को फुद्दू बनाता रहूँ जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं? ऐसा नहीं है। एक पॉइंट पे जाके ना बेटा प्रॉफिट ही सेम हो जाता है। आपको बताता हूँ प्रॉफिट सेम कैसे होगा, जब नेक्स्ट ईयर की बात होगी। अब बात सुनो, यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 48,000, ठीक है। अब हम पीछे जा रहे हैं, इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक आपका देखो 60,000 है और प्रॉफिट आपका 40,000 है, दोनों में 12,000 का फर्क है। आपकी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 60 है, मार्जिन में आपका क्लोजिंग स्टॉक 48 था, यहाँ पे आपका प्रॉफिट 40 है और मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका प्रॉफिट 28 था। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वजह से ही इसका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है सर। हम तो ज़िंदगी भर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लेंगे, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, हमारा प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा आएगा, मैं तो ये दिखा के लोगों को पागल बनाता रहूँगा? नहीं। अब आप इससे थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, आप नेक्स्ट क्वार्टर में अगर जाते हो ना बेटा, ये 60,000 है ना, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा आपका, और ओपनिंग स्टॉक आपका एक्सपेंस का नेचर का होता है। गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। 60,000 इज नाउ योर एक्सपेंस फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, क्योंकि आपका ओपनिंग स्टॉक बन गया वो। आप उस साल कितने बनाओ, उस क्वार्टर में कितने बना के बेचोगे, फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक अलग तरीके से आप निकालोगे, अलग आएगा। तो समझ रहे हो, 60,000 इज नाउ योर एक्सपेंस इन नेक्स्ट क्वार्टर, 60,000 इज योर एक्सपेंस। एंड इन मार्जिनल कॉस्टिंग, your expense, your opening stock will be 48,000, your opening expense is 48,000। 12,000 का फर्क आ गया। 12,000 आपने नेक्स्ट क्वार्टर की स्टार्टिंग के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपका एक्सपेंस कम आ रहा है, जो 12,000 आपने पहले उसमें ऑब्जॉर्प्शन में दिखाया, बाद में मार्जिनल में भी वो कवर हो गया। गॉट माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है? बट इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा कब आ रहा है? एब्जॉर्प्शन के केस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा कब होगा? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसा कि आपने एक साल काम स्टार्ट किया, आपने प्रोडक्शन किया, आपने सेल किया, प्रोडक्शन ज़्यादा था, सेल कम था। आप जैसे इस केस के अंदर 220 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, 160 यूनिट्स आपने बेच दिए, आपके 60 यूनिट्स बच गए। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि उसमें फिक्स्ड ओवरहेड को हम क्लोजिंग स्टॉक में लेके जाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा आएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा आएगा। ये बात आपको समझ में आती है तो बहुत ही गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ये समझ में आ रही है, इससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको अपना दिमाग से यूज़ करना, सारा लॉजिक बेस्ड है, सारा लॉजिक बेस्ड है, कुछ रट्टा नहीं मार रहे हम, सारा लॉजिक बेस्ड है, ओके। क्लोजिंग स्टॉक, अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जा रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा है,
सेल्स कम है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा रहेगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है क्योंकि हम फिक्स्ड ओवरहेड को हम कॉस्टिंग में ले जाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को हम कॉस्टिंग में ले जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा आता है। यही मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स कॉस्ट को हम नहीं लेके जाते उसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के अंदर, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम आती है, इसलिए प्रॉफिट कम आता है। बात समझ में आती है इतनी? वेरी गुड। अगर यही दोनों का सेम लेवल रहता ना, सेल्स एंड प्रोडक्शन दोनों सेम होती, तो प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं आता। प्रॉफिट में क्यों? क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक अगर है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कोई ज़्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी नहीं, तो प्रॉफिट हमारा सेम आता। एक और कॉन्सेप्ट, आपने प्रोडक्शन कम करी और बेच ज़्यादा दिए यूनिट, ये कैसे हो सकता है? ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, ओपनिंग स्टॉक पड़ा था वो भी तो हो सकता है ना। आपने क्या किया, प्रोडक्शन 100 यूनिट किए, आपने 120 यूनिट बेच दिए, ओपनिंग के भी बेच दिए, ओपनिंग यूनिट का भी बेच दिया। इस केस के अंदर किस में प्रॉफिट ज़्यादा आएगा? आप अपना दिमाग यूज़ करके सोचो, इस केस के अंदर प्रॉफिट किस में ज़्यादा यूज आएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक उसने पहले ज़्यादा कैरी किया होगा। हाँ, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है उसकी वैल्यू कम होगी। ओपनिंग स्टॉक हमारा खर्चा नेचर का है, खर्चा नेचर का है, खर्चा नेचर का है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम है, तो अगर हमने प्रोडक्शन से ज़्यादा सेल कर दिया तो हमने ओपनिंग स्टॉक को बेचा, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। थोड़ा सा टिपिकल हो गया, बट आप इसको जॉट डाउन करके एक क्वेश्चन आप करोगे और खुद ऐसे लेवल्स बनाओगे 160 यूनिट्स, या फिर थोड़ा सा खुद ओपनिंग स्टॉक लेके उसको ज़्यादा सेल करो प्रोडक्शन से, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप अभी आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा ये मार्जिनल कॉस्टिंग का। हम आगे बढ़ रहे हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन आपको सबको पता है कंट्रीब्यूशन क्या है। लाला जी मेरे पास है, मैं 20 रुपये कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। लाला जी मेरे पास आ गए, 100 रुपये का मैं शूज़ खरीदता हूँ, 120 रुपीज़ का मैं बेच देता हूँ, चप्पल चप्पल ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सस्ता हो गया ना। 100 रुपये का मैंने एक स्लीपर्स खरीदा और मैंने 20 रुपीज़ का बेच दिया। मैंने कहा लाला जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है। तो कह रहे यार मेरी कॉस्ट, मेरा जो मंथली रेंटल है ना वो 10,000 रुपये है और मेरा कोई खर्चा नहीं है, 10,000 रुपये मेरी मंथली रेंटल है। तू मुझे बस इतना बता, कि मैं कितने यूनिट बेचूं कि मेरे ये जो 10,000 की कॉस्ट है कवर हो जाए, 10,000 की कॉस्ट कवर हो जाए। मेरे को टेंशन नहीं लेनी, तो बस मुझे यूनिट बता, मैं अपने यूनिट बेच के दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात एकदम सही है, आपने जो दिमाग लगाया एकदम सही लगाया। इसको हम कैसे करेंगे बेटा? 10,000 यूनिट, 10,000 की उसकी कॉस्टिंग है और वो एक यूनिट में 20 रुपये कमा पा रहा है। 10,000 की हमारी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को हम ऊपर रखेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे कि एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो 20 रुपीज से मैंने डिवाइड किया, 10,000 डिवाइड बाई 20, तो ये मेरा 500 यूनिट। लाला जी आप 500 चप्पल बेच दोगे ना, आपने कुछ नहीं कमाया अगर आपने 500 चप्पल बेच दी है। 500 चप्पल बेचने के बाद भी मैंने कुछ नहीं कमाया? हाँ लाला जी ऐसा ही है। आपने 500 यूनिट चप्पल बेची, आप कंट्रीब्यूशन 20 रुपये कमा रहे हो, तो 500 इंटू 20, 10,000। ये 10,000 तो आप रेंट दे दोगे, आपने कमाया क्या? लाला जी कह रहे बात सही है। तो लाला जी को समझ में आई बात, कह रहे कि 500 से ऊपर मैं जितनी बेचूंगा, जितनी भी बेचूंगा 500 से ऊपर, वही मेरा प्रॉफिट है। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? मैं 1,000 यूनिट बेचता हूँ, 1,000 यूनिट में मेरे 500 से ऊपर 500 यूनिट बेची, या मैंने 900 यूनिट का हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 900 यूनिट बेची। 900 यूनिट में मैंने अपने ब्रेक इवन पॉइंट, जो मेरा 500 यूनिट निकाल के बताया मैंने 400 यूनिट फालतू बेची। 400 यूनिट इंटू 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था, बेटा मैंने 8,000 रुपये कमाए। 8,000 रुपये इज माई प्रॉफिट। पहले 500 यूनिट से मैंने फिक्स्ड कॉस्ट को कवर किया और बाद के 400 यूनिट से मैंने प्रॉफिट कमाया। व्हाट माई पॉइंट? सर इसको एक ही चीज के अंदर बताओ, सिर्फ एक ही चीज हमें एक ही बार में बता दो, एक कोई ऐसा एक फॉर्मूला करके दिखाओ, कुछ में करके बताओ। सुनो मेरी बात, 900 यूनिट, 900 यूनिट, 900 यूनिट इंटू
120 आप करो, 900 यूनिट इंटू 120 रुपीज़, 1 लाख 10 कितना है अपने, 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000 आ गया, 1,08,000 आ गया। 900 यूनिट मैंने 120 रुपये के बेची थी, मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। 900 यूनिट 900 यूनिट मैंने 120 के बेचे, मैंने 1,08,000 रुपये कमा लिए, ठीक है। सर आपको इसमें बनाने में खर्चा क्या आया? बेटा जो 900 यूनिट मैंने परचेज किए वो 100 रुपये के थे, तो मैंने 90,000 सीधा सीधा माइनस कर दिया। जो 90,000 मैंने क्या था, वेरिएबल कॉस्ट, जो मैंने खर्चा किया 900 इंटू 100 रुपी, 90,000 रुपीज़ सीधा वेरिएबल कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये और लेस कर दो, 10,000 रुपये और लेस कर दो, 10,000 रुपये और लेस कर दो, 1,08,000 लेस 90,000 माई वेरिएबल कॉस्ट लेस 10,000 माई फिक्स्ड कॉस्ट, बेटा 8,000 का प्रॉफिट। यही बताया था ना मैंने आपको, यही बताया था ना, ये आएगा ना, देख रहे हो, यही बताया था ना। तो ये तरीका क्या है आपका, ब्रेक इवन सेल्स तक आप फिक्स्ड कॉस्ट को कवर, यही बिजनेस करने का तरीका है। पहले अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को निकालोगे बाहर, उसके बाद आप प्रॉफिट की बात करोगे। जो आपका रेकरिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, बोलो तो हर साल आपका फिक्स्ड कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट या फिर सैलरी कॉस्ट जितना लगना है, आपने अपना फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लिया, फिर आप अपने प्रॉफिट की तरफ भागोगे कि मैं और बेचूं ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। पहले आप किसकी तरफ भाग रहे हो, मैं फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर सकूं, फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए मेरी, फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, फिर भागोगे प्रॉफिट की तरफ, फिर लालची बनोगे, फिर मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मेरे को प्रॉफिट कमाना है। ब्रेक इवन सेल्स आपको समझ में आया, 500 यूनिट एक एग्जांपल है, प्लीज ट्राई योर सेल्स, पॉज करके आप ट्राई करो, हम इसका आंसर दिखा रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है? ABC Limited मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट इंक्रिंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 300 पर यूनिट, 300 पर यूनिट का उसका वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 2 लाख रुपी पर मंथ। If the product sells for 500 units, the break-even point shall be calculated as follows. Break-even point कैसे निकलेगा? 200 is your monthly fixed cost. आपने कहा हाँ, क्या होगा सर, कोई भी रेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी की सैलरी वैलरी ऐड करके क्लब करके फिक्स कॉस्ट मेरा 2 लाख रुपए महीने का भी कॉस्ट है फिक्स्ड। कॉन्ट्रीब्यूशन में 200 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कैसे निकला? 500 योर सेलिंग प्राइस लेस 300 योर वेरिएबल कॉस्ट, ओके। तो 200 में कंट्रीब्यूट किसकी तरफ कर रहा हूँ, माई फिक्स्ड कॉस्ट एंड माई प्रॉफिट। तो मैंने 200 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने फिक्स कॉस्ट से डिवाइड किया, इस 200 को 1000 यूनिट आया। ये 1000 यूनिट का इंटरप्रिटेशन क्या है, ये 1000 यूनिट का इंटरप्रिटेशन क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस, मैंने फिक्स कॉस्ट सारी कवर कर ली। इस 1000 यूनिट तक अगर 1000 यूनिट अगर मैं बेच रहा हूँ तो मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, मैं कोई लॉस नहीं कर रहा। इस 1000 यूनिट के अगर ऊपर मैं कुछ भी बेचूंगा वो मेरा प्रॉफिट है, इस 1000 यूनिट के अगर नीचे मैं कुछ भी बेचूंगा तो मेरा लॉस है। डन डन। अगर मैं 100 यूनिट ऊपर बेचता तो मैं कितने कमाता, 100 यूनिट इंटू 200 रुपीज़ 20,000। मैं 100 यूनिट कम बेचता तो मैं कितने लूज करता, 100 यूनिट इंटू 200 20,000 का मेरा लॉस होता। ओके, पॉइंट समझ में आता है? नेक्स्ट बेटा, ब्रेक इवन क्या कहते हैं, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, इन वैल्यू भी निकलता है। ये तो हमने 1000 यूनिट निकाल दिया ना, इस 1000 यूनिट को अगर आप इंटू कर दोगे 500 से तो ये इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आ गया। ये इस वैल्यू मतलब कितनी सेल, कितने रुपए की सेल। बात एक है, इस 1000 यूनिट को आप 500 से इंटू करोगे तो ये यूनिट्स में है और वो इन रुपये आएगा। रुपये में कितना आएगा, 1000 यूनिट इंटू 500 रुपीज़, 5 लाख रुपीज़। बात समझ में आती है? 5 लाख रुपए की सेल पर मंथ मैं अगर करूंगा तो मैं कुछ ना कमाऊंगा ना कुछ गवाऊंगा। ब्रेक इवन है, ये मेरा ब्रेक इवन है वैल्यू। बट इस कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स से कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स तो हमारा वो था ना, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स का रेशियो या पीवी रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आप पीवी रेशियो से करते हो तो भी ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ये याद रखना कि भी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको कंट्रीब्यूशन और सेल्स ना देके डायरेक्ट पीवी रेशियो दे देगा तो बनाना नहीं है। बात तो वही है ना, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, पीवी रेशियो। ओके, अगर आपको डायरेक्टली पीवी रेशियो मिलती है तो कॉन्सेप्ट आपके सारे कंप्लीट है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग अंदर पूछेंगे सेबी के अंदर। तो आपने क्या पढ़ा, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या, एक यूनिट बनाने का खर्चा। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर हम फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स उसको भी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक के अंदर।
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जनरली बड़ी कंपनी करती है, मार्जिनल कॉस्टिंग जनरली हम जैसे लोग करते हैं, ठीक है, जो छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है? जो आपका टोटल सेल प्राइस है लेस आपका वेरिएबल कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है? नहीं है। कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आप कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट को हटा दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, मैंने कितना अर्न किया एक्चुअल के अंदर, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे ना मेरे को लॉस है ना मेरे को प्रॉफिट है, वो कैसे निकलेगा कि मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को अपनी कंट्रीब्यूशन से कवर कर लूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से कवर कर लूंगा, और मैं फिक्स कॉस्ट को मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कवर कर लूंगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर निकलता है, इसलिए चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब हम इसके एमसीक्यू पे जा रहे हैं। ओके, ट्राई करना कि मतलब आंसर देने का ट्राई करो और खुद नोट डाउन करो। अगर नहीं आता तो वापस थोड़ा बहुत इस वीडियो को देना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ट्राई करो। कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना, कुछ आपको रट्टा नहीं मारना, हर चीज कॉन्सेप्चुअल है। डन, वी आर स्टार्टिंग अपना एमसीक्यू वाला सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड्स। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या इंक्लूड करता है? ए, प्राइम कॉस्ट ओनली। बी, प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। सी, प्राइम कॉस्ट एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। या डी, प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। मार्जिनल के अंदर सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं। प्राइस कॉस्ट कह रहा हूँ, प्राइस कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट के अंदर सारा आ जाता है, प्राइस कॉस्ट जो उसका वेरिएबल कॉस्ट होगा खरीदने का, जो उस पर्टिकुलर चीज को मैंने खरीदा, प्लस मैंने जो वेरिएबल खर्चा, हर एक पॉइंट हर एक यूनिट पे जो खर्चा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ए, प्राइम कॉस्ट। बी, फिक्स्ड ओवरहेड्स। सी, डायरेक्ट मटेरियल। या डी, वेरिएबल ओवरहेड्स। इजी क्वेश्चन, आंसर है फिक्स्ड ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसकी कॉस्टिंग के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक की प्रोडक्शन की कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। मार्जिनल में हम एब्जॉर्ब नहीं करते, हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, फिर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स को उससे रिकवर करते हैं उस कंट्रीब्यूशन से। गॉट माय पॉइंट? पीरियड कॉस्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड का कॉस्ट। ए, वेरिएबल कॉस्ट। बी, फिक्स्ड कॉस्ट। सी, प्राइम कॉस्ट। या डी, ओवरहेड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज द आंसर। एक पर्टिकुलर पीरियड में फिक्स्ड कॉस्ट वही रहता है, ये इसलिए उसको हम पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। एक पूरे साल का रेंट कितना है? 6 लाख रुपये पर एनम। ओके। 4, when sales and production, very good question, when sales and production are same, then profit under A, marginal costing is higher than that of absorption costing. B, marginal costing is lower than that of absorption costing. C, marginal costing is equal to that of absorption costing. D, none of the above. बेटा क्या होगा जब सेल्स और प्रोडक्शन दोनों सेम है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकला। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों में क्लोजिंग स्टॉक के फर्क से ही प्रॉफिट में फर्क आता है। तो इस केस के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा। वाई? वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सेल्स एक्सीड प्रोडक्शन, सेल्स ज्यादा है प्रोडक्शन से, देन प्रॉफिट अंडर ए, मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। B, marginal costing is lower than absorption costing. C, marginal costing is equal to than that of absorption costing. या D, none of the above. सेल्स ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। सेल्स ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट ज्यादा आएगा एब्जॉर्प्शन से, या कम आएगा या इक्वल आएगा। व्हेन सेल्स एक्सीड प्रोडक्शन इन यूनिट, बेटा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज़्यादा है, तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो हमारा लोअर आएगा। ये सॉरी गलत मार्क किया हुआ है, इसको मैं ठीक करूँगा। जो प्रॉफिट है ये इसका बी आंसर होना चाहिए। ओके, जो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो हमेशा लोअर आएगा, क्योंकि जो हमारा जो अभी मैंने आपको बताया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एब्जॉर्प्शन के अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है। अरे आई एम सॉरी
सेल्स एक्सीड प्रोडक्शन, सेल्स एक्सीड प्रोडक्शन, सेल्स कम है, सेल्स एक्सीड, आई एम सॉरी मार्गदर्श, ये सही है, सेल्स ज़्यादा है प्रोडक्शन के, मतलब हमने जितना प्रोड्यूस किया सेल्स से ज़्यादा, हमने सेल्स ज़्यादा कर दिया, सेल्स हमने ओपनिंग स्टॉक यूज़ किया होगा, तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर देन दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एकदम सही है, एकदम सही है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया भी है। अगर सेल्स एक्सीड कर रही है, सेल्स एक्सीड कर रही है तो हम ओपनिंग स्टॉक को यूज़ कर रहे हैं, हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक कम बच रहा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम बच रहा है एब्जॉर्प्शन के अंदर, तो एब्जॉर्प्शन के अंदर प्रॉफिट कम है, क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन के अंदर कम बच रहा है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर देन दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आई एम सॉरी, इसका आंसर इज ए। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी, एक बार देख लेना, मेरे यहाँ से मिस हो गया। सेल्स एक्सीड प्रोडक्शन, सेल्स अगर लोअर होती प्रोडक्शन से तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन, reporting under marginal costing is accomplished by, reporting under marginal costing is accomplished by a treating all cost as period cost, treating all cost as fixed cost, a कहता है, b eliminating the work in progress inventory account, c matching variable cost against revenue and treating fixed cost as period cost, d including only variable cost in income statement। मार्जिनल कॉस्टिंग हमने पढ़ा कि पहले हम वेरिएबल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट को हटाएंगे, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे से, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, आंसर इज सी। 7 अंडर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो द टर्म प्रॉफिट, अंडर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो द टर्म प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या डिनोट करता है? ए मीन्स ऑफ सेल प्रोसीड इन एक्सेस ऑफ टोटल कॉस्ट, मीन्स ऑफ सेल प्रोसीड्स इन एक्सेस ऑफ टोटल कॉस्ट, बी हेयर मीन्स द सेम थिंग एज इन जनरली अंडरस्टूड, वो कह रहा है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के अंदर प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट होता है। सी इज अ मिसनोमर, इसका मतलब क्या है कि ये नेम गलत दे रखा है, इन फैक्ट इट रेफर्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्स रिवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट, या डी नन ऑफ द अबव। बेटा प्रॉफिट का मतलब पीवी रेशियो के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ये मिसनोमर है, इसको प्रॉफिट से याद नहीं करोगे, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो में प्रॉफिट का मतलब इज कॉन्ट्रीब्यूशन। 8 फैक्टर विच कैन चेंज ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। ए चेंज इन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ऊपर नीचे होगा, ब्रेक इवन ऊपर नीचे होगा, फॉर्मूले में ही है। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, बेटा वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज होगा तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, ऊपर नीचे होगा, ये भी सही है। चेंज इन सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे होगा तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। आंसर इज ऑल ऑफ द। ठीक है, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, इफ पीवी रेशियो इज 40% ऑफ सेल्स देन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 60% ऑफ इट। वो कह रहा है पीवी रेशियो मेरा 40% है, मतलब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं 40% कमा दूँ, तो 60% क्या है? 40% मेरा पीवी रेशियो, 60% क्या है? 60% बचा वो क्या? ए मेरा प्रॉफिट, बी फिक्स्ड कॉस्ट, सी वेरिएबल कॉस्ट, या डी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेटा 60% वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट तो इसके बाद हम माइनस करते हैं, 40% में से हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे और फिर प्रॉफिट आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, इस 40% के अंदर प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि अगर मैंने अपना ब्रेक इवन से ज़्यादा कुछ सामान बेचा ना, मेरा ब्रेक इवन था लेट्स से 1000 यूनिट्स और मैंने 1200 यूनिट्स को बेच दिया, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी क्या चल रहा है? 200 यूनिट्स का, उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, थोड़ा सा स्प्रेड करना इसको, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं पूरा सेबी आई ट्राई कि सेबी का मैं सारा का सारा कोर्स आपके पास अच्छे तरीके से ला सकूँ। थैंक्स अ लॉट, बाय।